इंसाफ न्यूज़ नेटवर्क पर आप सबका खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं मगरबी बंगाल असम्बली में। इंसाफ न्यूज़ नेटवर्क पर आप सबका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे मगरबी बंगाल असम्बली में जो कुछ पेशरफ्त हुआ, दो अहम पेशरफ्त हुई है, उस पर बात करेंगे। इन दो पेशरफ्तों पर तफसील से बात करेंगे। पहला इशू है ओबीसी तरमीमी बिल और दूसरा है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम शुभेंदु अधिकारी के इस बयान को। पहले हम ओबीसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ओबीसी इसलिए अहम है कि अब जो ओबीसी रिजर्वेशन का जो खाका बनाया गया है उस ममता बनर्जी से बंगाल कांग्रेस ने 30% मुसलमानों की आबादी हुई, लेकिन कमोबेश सीटों को बाहर कर दिया गया है। लेकिन इंतखाब कहा जा सकता है कि चंद दिनों बाद ही मुसलमान बड़ा ग्रुप बल्कि 2/3 असम्बली का फायदा ममता बनर्जी के खिलाफ ही बगावत कर दिया। लेकिन हाल ये है कि इस वक्त बंगाल की सियासत में अपोजिशन का इनखला है। ममता बनर्जी की क़यादत में जो तृणमूल कांग्रेस ने की अंदरूनी सियासत है, इस सीटों पर जीत हासिल की असर ओबीसी बिल पर नजायज के महज चंद दिनों बाद में रितु बड़ा ग्रुप 2/3 अपोजिशन जो अपने आप को ओरिजिनल अपोजिशन खिलाफ ही बगावत कर दिया। इस अपोजिशन का काम था कि इस बागी ग्रुप की मुखालफत करते। ममता बनर्जी हुकूमत के पास अगरचे हुकूमत के पास इस बिल को पास कराने के लिए अंदरूनी सियासत तादाद मौजूद है, अंदरूनी सियासत है, 2/3 ओबीसी बिल पर नजर आया। लेकिन उसके बावजूद में अपोजिशन का काम होता है अपने इख्तलाफी आवाज़ को असम्बली के टेबल पर रखना। लेकिन रितु बर्जा की क़यादत वाली जो असल अपोजिशन जिसका दावेदारी है कि मैं असल अपोजिशन हूँ, उस अपोजिशन ने इस बिल पर वोटिंग में हिस्सा लेने के बजाय वॉकआउट कर गए। लेकिन दिलचस्प बात ये हुई कि उसके 4 मेंबरान असम्बली जो मुसलमान हैं, आयरन बिस्वास, काजुल शेख, तौसीफुर रहमान, मुशर्रफ हुसैन, ये वॉकआउट करने के बजाय असम्बली में मौजूद रहे, शुभेंदु अधिकारी से बातचीत की और शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आप बिल की मुखालफत करने से पहले इस बिल को पढ़िए। लेकिन दूसरी तरफ जो ममता बनर्जी के साथ जो टीएमसी है जो मेंबरान असम्बली, वो असम्बली में डटे रहे और वोटिंग में इसकी मुखालफत की में वोटिंग में हिस्सा लिया। लेकिन उस जो रितु बर्जा की जो लीडरशिप वाली जो अपोजिशन है उसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम मेंबरान असम्बली शामिल है। उसमें कलकत्ता के 2 बड़े नेता जो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन मुस्लिम लीडरशिप का चेहरा बताते हैं, उसमें फरहाद हकीम और जावेद खान हैं। इन 2 लीडरों ने जो कलकत्ता की बड़ी मुस्लिम आबादी की नुमाइंदगी करते हैं और शहर में होने की वजह से बंगाल में एक चेहरा है, मुस्लिम चेहरा है। लेकिन इन दोनों चेहरों ने भी रितु बनर्जी की क़यादत में जाकर ओबीसी के खिलाफ वोटिंग करने के बजाय एक तरह से हुकूमत को वॉक ओवर दिया और असम्बली से वॉकआउट कर दिया। इससे ये पूरा मंजरनामा साफ होता चला गया है कि आखिर ये जो अपोजिशन है ये किसके इशारे पर अपोजिशन बनाई गई है, ममता बनर्जी की पार्टी में फूट क्यों पड़ा। और ये जो डमी अपोजिशन है, डमी अपोजिशन दरअसल हुकूमत के ही एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस में जो मेंबरान पार्लियामेंट की बगावत हुई है, वो मेंबरान पार्लियामेंट अलग पार्टी बनाकर एनडीए का हिस्सा बन गए, क्योंकि वहाँ पार्लियामेंट में एनडीए को ज़रूरत है मेंबरान असम्बली की, मेंबरान पार्लियामेंट की, क्योंकि यहाँ ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसलिए यहाँ पर उनको डमी के तौर पर पेश किया गया है। और ये जावेद खान और फरहाद हकीम जैसे चेहरे, उसमें वो चेहरे जो गुज़िश्ता 15 सालों में ख़ुद को मुस्लिम लीडरशिप का चेहरा करार देते रहे हैं, आज वो मुसलमानों के साथ गद्दारी करते हुए नजर आए। ये जो सूरत हाल थी। अब हम बात कर रहे हैं इस बिल में ऐसा क्या है। दरअसल रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात के बाद सचर कमेटी 2006 में आई, उसके बाद 2009 के करीब रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात आई, जिसमें ये कहा गया कि पसमानदगी की बुनियाद पर तमाम मुसलमानों को पसमानदा करार देकर ओबीसी रिजर्वेशन का फ़ायदा पहुंचाया जाए। इस सिफारिश की बुनियाद पर लेफ्ट गवर्नमेंट ने ओबीसी को 7% जो था उसका दायरा बढ़ाकर 17% कर दिया और 17% में कई सारी मुस्लिम बिरादरियों को शामिल किया गया। 2011 में ममता बनर्जी इक़्तिदार में आई और ममता बनर्जी ने ओबीसी 17% ओबीसी रिजर्वेशन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ओबीसी ए जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम बिरादरियाँ शामिल थी और जिसके लिए 10%, और ओबीसी बी जिसमें उसमें भी मुस्लिम बिरादरियाँ शामिल थी और उसमें 91 बिरादरियाँ शामिल थी, उसको 7% रिजर्वेशन देने का फैसला किया। लेकिन
न लेफ्ट गवर्नमेंट ने न ममता हुकूमत ने इस पूरे अमल को असेंबली के ज़रिए कानून बनाकर नहीं लाए, सिर्फ नोटिफिकेशन के ज़रिए पूरा मामला काम किया। और यही बुनियाद बनी कलकत्ता हाई कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया और उस मुकदमे को 2024 के अप्रैल 2024 में जस्टिस राजेश मंता की क़यादत वाली बेंच ने इस पूरे ओबीसी रिजर्वेशन को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि ओबीसी रिजर्वेशन देते वक्त जो ज़रूरी इक़दामात हैं, जैसे एक सर्वे करना, उस बुनियाद पर सर्वे करना, असेंबली में बिल पास करना, वो तमाम चीज़ किए तमाम उसूल ज़वाबित को वॉक ओवर करके एक इंतज़ामी उमूर के तहत 17% रिजर्वेशन दिया गया। इसलिए 2010 के बाद जितने भी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं सबको रद्द कर दिया गया। 2024 से लेकर 2026 अप्रैल तक या मार्च तक कह सकते हैं, एक बड़ा वक्त था। ममता हुकूमत इसमें सुधार कर सकती थी, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और बाद में फिर नोटिफिकेशन के ज़रिए कुछ बिरादरियों को निकाल कर कुछ बिरादरी को खुश करके रिजर्वेशन को जूं का तूं बरकरार रखा। अब शुभेंदु अधिकारी की क़यादत वाली हुकूमत इक़्तिदार में आते ही पहला ये काम किया कि 17% जो रिजर्वेशन था उसको कम करके 7% रिजर्वेशन ला दिया। अब आज जो बिल पास हुआ है उस बिल में जहां ओबीसी कोटा को कम किया गया है, वहीं तो बेशतर बिरादरियों को निकालकर सिर्फ 66 बिरादरियों को ओबीसी कोटा में रखा गया है। ओबीसी कोटा में रखा गया है, इसका मतलब ये है कि और पहले वाले जो 66 बिरादरी थे उसमें मुसलमानों की बिरादरियाँ बहुत कम शामिल हैं। लेकिन एक नुक्ता ये छोड़ा गया है कि ये हतमी नहीं है। अगर रियासत में सर्वे की जाएगी और अगर सर्वे के बुनियाद पर कोई बिरादरी पसमानदगी के शिकार है तो उनको शामिल किया जा सकता है। लेकिन सवाल यही बड़ा खड़ा है कि आखिर ये बिल लाने से पहले मुकम्मल तौर पर सर्वे कराकर और उस बिल और बंगाल की मुकम्मल तौर पर सवाल यही है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों की गई है। ऐसा क्यों नहीं किया गया कि हम पहले सर्वे कराते तमाम बिरादरियों का, चूँकि जनगणना भी हो रहा है और इस मरतबा जनगणना में ज़ात पात की बुनियाद पर सर्वे भी हो रहा है, इकोनॉमिक सर्वे भी हो रहे हैं ज़ात पात की इकोनॉमिक का, उसका इंतज़ार किया जाता है। या फिर अपने तौर पर सर्वे करके हुकूमत ओबीसी के फ़ायदे को उन तमाम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं जो माशी तौर पर भी और बिरादरी की वजह से पसमानदगी के शिकार है। लेकिन चूँकि पूरी हुकूमत एक मैसेजिंग पर काम कर रही है, उनको एक मैसेज देना है अपने वोटर्स को कि वो मुस्लिम मुखालिफ इक़दाम कर रहे हैं। और ये इसलिए है कि एक नैरेटिव तय कर दिया गया था कि ममता बनर्जी का जो 15 साल हुकूमत था वो मुस्लिम खुशामद का, मुस्लिम अपीचमेंट का दौर था, उसको हम कम करेंगे। अब आते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। आज असेंबली में ये कयास आराई पहले से की जा रही थी कि आज असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बिल पेश किया जाएगा, लेकिन आज बिल पेश नहीं किया गया, बल्कि शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि जस्टिस रंजना देसाई जो सुप्रीम कोर्ट की साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनकी लीडरशिप में एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर अगस्त में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाएगा। আমরা আগামী 2 তারিখে ক্যাবিনেটে এই বিলের খসড়া অনুমোদনের জন্য আনতে চলেছি। আমরা এই বিলে সোর্স বেস এন্ড রিডিং অ্যাপ্রোচ গুজরাট ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল 2026, the Uniform Civil Code Assam 2026, the Uniform Civil Code of Uttarakhand 2024 একে বেস করে আমরা ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল আনতে চলেছি, যেখানে এই রাজ্যে একটা আইন চলবে, ধর্মের ভিত্তিতে দুটো বিল চলবে না। শুধু এক্ষেত্রে মূলবাসী, আদিবাসী এবং কুর্মী সহ যারা আছেন, যারা আমাদের প্রাচীন জনজাতি মূলবাসী, তারা এই প্রস্তাবিত বিলের আওতার বাইরে থাকবে। साथ साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में कबायलियों को शामिल नहीं किया जाएगा और कुर्मी बिरादरी जो झारखंड के करीब जो बॉर्डर्स एरिया वहाँ आबाद है उनको भी शामिल नहीं किया जाएगा।
और उन्होंने इशारा दे दिया कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा वो उत्तराखंड, गुजरात और आसाम के ही तर्ज पर होगा। ज़ाहिर बात है कि ये वाज़ेह हो गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ये बिल है दरअसल बीजेपी के उस फ़िरका वाराना एजेंडे का अहम हिस्सा है जो गुज़िश्ता 50 सालों से बीजेपी अपने एजेंडे का हिस्सा बनाई हुई थी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की एक मुनाफ़क़त भी सामने आती है कि बीजेपी एक तरफ कहती है कि एक मुल्क एक कानून, तो सवाल यही है कि जब एक मुल्क एक कानून की बात है तो फिर गुजरात में अलग कानून क्यों है। अब उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड को देख लें और गुजरात के यूनिफॉर्म सिविल कोड को देख लें, उसमें बहुत सारे अंतर हैं, फ़र्क हैं। यही सूरत हाल आसाम का है। तो एक तरफ आप ये कहते हैं कि एक मुल्क एक कानून, तो फिर रियासती सतह पर ये बिल क्यों लाए जा रहे हैं? पहला सवाल यही है। दूसरे सवाल पर हम आते हैं कि अगर आप एक मुल्क एक कानून है तो इस बिल से कबायलियों को क्यों अलग किया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। दरअसल उत्तराखंड हो या गुजरात हो या फिर आसाम हो या बंगाल हो, कबायलियों की एक बड़ी आबादी है, वोट बैंक है उनका, और ये हुकूमत जानती है, बीजेपी जानती है कि अगर हम कबायलियों को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में लाएं वो नाराज़ हो जाएंगे, वो किसी सूरत में हमारे इस कानून को नहीं मानेंगे। और एक संघ परिवार की एक कोशिश रही है कि गुज़िश्ता कई बरसों से, बल्कि कई दिहाइयों से कबायलियों को हिंदू समाज में मर्ज करने की कोशिश की जा रही है। तो ये उनको ख़तरा है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो ये जो मर्ज करने की जो कोशिश है, कबायलियों की एक बड़ी तादाद वो है जो कहती कि मैं हिंदू नहीं हूँ, हम अलग मज़हब को मानने वाले हैं, हम फितरत पसंद है। लेकिन धीरे धीरे कबायलियों में ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि आप हिंदू समाज का हिस्सा हैं, उन्हें मर्ज किया जा रहा है। और उस मर्ज को करने के लिए कई तरह के हरबे अपनाए गए। झारखंड में कबायलियों को खौफ दिलाया गया कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, आपकी आबादी घट रही है, मुस्लिम मर्द आपकी औरतों से शादी कर कर और आपके समाज के रिजर्वेशन के फ़ायदों को हासिल कर रही। कई तरह की प्रोपेगेंडे के साथ साथ ये पूरी मशीनरी चल रही। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कांग्रेस पर, तृणमूल कांग्रेस पर, दीगर जो पार्टियां हैं जो बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं, उनको कि वो मुस्लिम खुशामद की सियासत करती है, तो क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से कबायलियों को अलग रखना, कुर्मी को अलग रखना, क्या ये अपीचमेंट की पॉलिटिक्स नहीं है? ये सवाल है। और यही बीजेपी की मुनाफ़क़त को, बीजेपी के दोगला किरदार को वाज़े करता है कि बीजेपी का जो ये जो नारा है, एक मुल्क एक कानून, वन नेशन वन लॉ, उस कानून के पीछे दरअसल एक मकसद है, एक मैसेजिंग है कि वो मुसलमानों की पर्सनल लॉ को, जो आइन जिसकी ज़िम्मेदारी देती है, आइन जिसकी ज़मानत देता है, गारंटी देता है कि हर मज़हब के मानने वालों को अपने पर्सनल लॉ पर, अपने तरीक़े पर इबादत करने की, शादी ब्याह करने की इजाज़त होगी। लेकिन बीजेपी चाहती है कि वो अक्सरती कानून के तहत तमाम मज़हब के लोगों को ले आए। अब ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की हवा निकल गई, आसाम में निकल गई, अब देखेंगे कि गुज़िश्ता हफ्ते ही जो हमारे सीएम हैं शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़े सभा में, जिसमें बड़ी तादाद में हिंदुओं के मजहबी रहनुमा थे, उसमें उन्होंने कहा कि बंगाल में लव जिहाद पर, लैंड जिहाद पर, और लव जिहाद, लैंड जिहाद, कई तरह की जिहाद, जो जिहाद जैसे मुक़द्दस चीज़ को इस हुकूमत ने भी मुतनाज़ बना दिया है, उसके खिलाफ बिल लाएंगे। दरअसल एक शुरुआत। आगामी दिने आपनादेर सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी आनবে, भरोसा राखবেন, একটু সময় দেবেন। ল্যান্ড জিহাদ, লাভ জিহাদ আর বলপূর্বক ধর্ম পরিবর্তন করার বিরুদ্ধে কঠোর এবং কঠিন আইন এই সরকার আনবে। और ये वाज़ेह हो गया है कि बंगाल में भी जो कहा जाता था कि बंगाल एक मुल्क के दिगर हिस्सों के पर खिलाफ एक अलग रियासत है, लेकिन ऐसा अब नज़र नहीं आता है। बंगाल की जो सेकुलर कम्युनिटी है, बंगाल का जो भद्रलोग है, जो हमेशा अपने आप को एक लिबरल के तौर पर पेश किया है, लेकिन वो सब हुकूमत के साथ खड़ी हुई नज़र आ रही है और हुकूमत के फ़िरक़ा वाराना इक़दामात पर तनक़ीद करने से बच रही है।
आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ नेटवर्क। अगर हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमें ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।